केकेसीपीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। ज्योग्राफी में हम आज बात करेंगे ग्लोब के बारे में, जो ज्योग्राफी का एक आधारभूत पार्ट है, तत्व है। इसके बिना हम संपूर्ण ज्योग्राफी को समझ नहीं सकते। इसके बारे में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में। जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जो ग्लोब होता है उसमें महीन बारीकी से जो रेखाएं खींची होती हैं वो रियल में हैं क्या, इनका क्या उपयोग है, किस कारण से खींची हुई होती हैं, क्यों हम इनको खींचते हैं। पृथ्वी का जो मॉडल है, जिसको हम प्रतिरूप कहते हैं, वो ग्लोब है। ग्लोब इसलिए बनाया गया है कि हम संपूर्ण पृथ्वी पे हर जगह पे जाके पृथ्वी का वर्णन नहीं कर सकते। उसको हम आसान तरीके से वर्णन करने के लिए हम जो उपयोग करते हैं वो प्रतिरूप के रूप में ग्लोब को लेते हैं। तो देखते हैं ग्लोब में किस तरीके से अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विभाजन किया गया है। ये पृथ्वी का एक प्रतिरूप जिसको हम ग्लोब कहते हैं, ये पूरा गोल न होकर के जियोइड प्रकार का है। जियोइड का अर्थ होता है ये ध्रुवों से कुछ दबा हुआ और भूमध्य रेखा से थोड़ा उभरा हुआ होता है। जिसमें पूर्व से पश्चिम की तरफ जो रेखा होती है, या जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखा होती है, उसको हम अक्षांश कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। लेटीट्यूड, लेटीट्यूड आसान भाषा में शब्द है कि लेटीट्यूड अर्थात जो रेखाएं लेटी हुई हैं, चाहे वो पूर्व से पश्चिम हो या पश्चिम से पूर्व हो, उनको हम क्या कहेंगे? अक्षांश कहेंगे। अब बात करते हैं जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है। इसका उत्तरी भाग है उत्तरी गोलार्ध, और इससे जो नीचे का भाग है वो है दक्षिणी गोलार्ध। अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये रेखा हो गई ईस्ट और ये हो गई दिशा वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा के नाम से भी संबोधित करते हैं। ये ग्लोब के एकदम बीचों बीच होती है, जो पृथ्वी को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है। इसका उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ पोल, और दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध जिसमें आता है साउथ पोल। अब जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके उत्तर में एक रेखा जिसको हम 23.5 डिग्री नॉर्थ, इस रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री साउथ, इसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री, जिसको हम आर्कटिक रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री साउथ, जिसको अंटार्कटिक वृत्त या रेखा के नाम से जानते हैं। जो मुख्य रेखाएं हैं, 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 0 डिग्री को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा,
23.5 डिग्री साउथ को हम मकर रेखा और 66.5 डिग्री को हम अंटार्कटिक वर्तीय रेखा के नाम से जानते हैं। अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके उत्तर में यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ये रेखाएं होती हैं 90 तक। तो ये हो गया यहाँ 0 डिग्री, कितनी होती है अक्षांश? उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ तक हो गई ये टोटल रेखाएं 90, जिसको हम उत्तरी भाग को नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं और दक्षिणी भाग को हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। इसके उत्तर में ये अक्षांश रेखाएं 90 होती हैं और दक्षिण में कितनी होती हैं? 90 रेखाएं होती हैं। अब इन रेखाओं का हम विभाजन करने के बाद में देखते हैं ये रेखाएं हम क्यों काम में लेते हैं। इन रेखाओं का मुख्यतः उपयोग ताप कटिबंध में, ताप या स्थान निर्धारण में किया जाता है, जिसको हम ताप कटिबंध के नाम से जानते हैं। ताप कटिबंध के नाम से जानते हैं। इनकी एक विशेषता एक ये होती है कि इनके बीच की जो दूरी है, इन रेखाओं के, ये 0 डिग्री 1 डिग्री, इनके बीच की दूरी है ग्लोब पे लगभग इनकी क्या रहती है? एक समान रहती है। और इनकी बीच की दूरी लगभग 1 डिग्री से दूसरी डिग्री अक्षांश रेखा के मध्य 111 किलोमीटर होती है। मतलब इनकी बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। और इनके बीच के स्थान को हम कटिबंध के नाम से जानते हैं, जैसे उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, उपध्रुवीय, ध्रुवीय कटिबंध। ये कटिबंध के नाम से इनको बीच की दूरी को या इनके बीच के भाग को हम संबोधित करते हैं। तो ये रेखाएं 0 डिग्री से ऊपर 90 और 0 डिग्री से साउथ में 90 प्लस 1 इसमें हो गई भूमध्य रेखा। तो ये कुल मिलाकर रेखाएं होती हैं 181। कितनी होती हैं? 181 कुल रेखाएं होती हैं। क्या कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं? ये कई बार, बहुत बार क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अब जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाने वाली रेखा है, हम बात कर रहे हैं दूसरी रेखा देशांतर की। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम देशांतर के नाम से जानते हैं। देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, लॉन्गिट्यूड। ये ग्लोब को नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं, जिससे हमारा एक ग्लोब का ग्रिड तैयार हो जाता है। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं और ये रेखाएं ग्लोब के उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। इसके जो पूर्व का भाग है इसको पूर्वी गोलार्ध और इसके जो पश्चिम का भाग है इसको पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अब आप इसमें एक बात जान गए हो, हमने संपूर्ण ग्लोब को 4 भागों में विभाजित कर रखा है। जैसे 0 डिग्री से जो नीचे का भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध और 0 डिग्री से ऊपर का भाग है वो उत्तरी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उससे पूर्व का भाग पूर्वी गोलार्ध और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम का भाग पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति ग्लोब पर कहाँ होगी? भारत की स्थिति ग्लोब पर होगी उत्तर और पूर्वी गोलार्ध पे होगी। कहाँ होगी? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध पे होगी। मुख्य रूप से भारत की स्थिति है वो ग्लोब के उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब जो देशांतर रेखाएं हैं, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसके पूर्व में ये रेखाएं होती हैं 180 और पश्चिम में कितनी होती हैं?
180। ये ग्लोब पर कुल 360 रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं का निर्धारण हम समय में करते हैं। इन रेखाओं का निर्धारण हम मुख्य रूप से किस में करते हैं? समय निर्धारण में करते हैं, टाइम जोन में करते हैं। हर देश का अपना एक मानक अक्षांश देशांतर होता है, उसके द्वारा उस देश का टाइम जोन सेट किया जाता है। जैसे बात करें भारत की, तो भारत में जो मानक देशांतर रेखा है जिससे संपूर्ण भारत का समय हम निर्धारित करते हैं, उस रेखा को हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। 82.5 डिग्री ईस्ट या पूर्वी देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ये जो देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ये भारत के अलावा श्रीलंका की मानक देशांतर रेखा भी जानी जाती है, जिसे हम संपूर्ण भारत का टाइम सेट करके देखते हैं। अब ये जो देशांतर रेखा है, एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य को समय लगता है 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। एक डिग्री देशांतर से दूसरी डिग्री देशांतर को पार करने में सूर्य को समय लगता है 4 मिनट। तो 360 जो रेखाएं हैं उनको पार करने में सूर्य को समय लगेगा 24 घंटे। तो मुख्य रूप से हम देशांतर रेखाएं हैं उनका ग्लोब में निर्धारण समय निर्धारण के लिए करते हैं। और इनके जो बीच का भाग है उनको हम गोर के नाम से जानते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चनों एग्जाम में पूछा जाता है कि देशांतर रेखाओं के बीच का जो भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? गोर के नाम से जाना जाएगा। इन देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है वो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होगी। इसके अलावा ये ध्रुवों पर एक बिंदु के रूप में होंगी, ध्रुवों पे एक बिंदु के रूप में होगी। और 0 डिग्री जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो भूमध्य रेखा है, उनके मध्य इनकी जो बीच की जो चौड़ाई है वो क्या होगी? अत्यधिक होगी। तो आपने देखा अक्षांश और देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाओं का हम निर्धारण समय के लिए करते हैं। जैसे पूरे विश्व में 24 टाइम जोन हैं और हमारा जो समय है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये ग्रीनविच की जो साई वेधशाला है वहाँ से होकर गुजरती है। इस GMT से भारत का समय प्लस 5.5 घंटे आगे है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। और 0 डिग्री देशांतर अगर पश्चिमी की बात करें तो वहाँ टाइम हमेशा माइनस में रहेगा, पीछे रहेगा। और 0 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो टाइम हमेशा जोन है आगे रहेगा। तो हम टाइम जोन से कितना आगे हैं? 5.5 घंटे आगे हैं। ग्लोब को 4 भागों में विभाजित किया है, ये बताया। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ग्लोब के द्वारा आपने देखा कि ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, मकर रेखा और कर्क रेखा, सर्वाधिक अगर पृथ्वी पे ताप की बात करें, सूर्य ताप की बात करें, इन रेखाओं पे सर्वाधिक होता है। सूर्य इन्हीं के बीच अपना रोटेशन तय करता है पूरे साल। 22 दिसंबर के लगभग सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो यहाँ 12 जो भूमध्य रेखा है उस पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, ये हमेशा एक शेड्यूल या इसका चक्र चलता रहता है। सर्दियों में अलग होता है और गर्मियों में अलग होता है।
अलग अलग गोलार्धों में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में।